सादर अभिवादन। स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर के हमारे हिंदी विभाग के सहायक आचार्य श्रीमान गौरव त्रिपाठी जी का, उनका अज्ञेय सहचर पेज का, उसके कर्ताओं का। मित्रों, आज भारतेंदु युग पर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ होनी है। और भारतेंदु युग तो हमारा प्रारंभिक युग है। इस युग का नाम आते ही हमारे मन में गर्व, हमारे मन में अहंकार, हमारे मन में शक्ति, हमारे मन में देश प्रेम, हमारे मन में हिंदी गद्य के प्रति अनुराग, हमारे मन में ब्रज भाषा कविता का माधुर्य, हमारे मन में भक्ति की संवेदना, हमारे मन में नाटक की चंचलता, नाटक की अभिनयता अपने आप स्वतः हमारे मन में आने लगती है। ऐसा अद्भुत युग। और इस युग के सूत्रधार, इस देश की विरासत को थाती मानकर चलने वाले जितने महापुरुष हुए, 35, 36, 37, 38 वर्ष की अल्पायु में काल कवलित हुए, ऐसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे शंकराचार्य, ऐसे स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 वर्ष की आयु में, लेकिन काम इतना बड़ा, इतना विशाल, उनके युग का स्मरण आज हम करते हैं। मैं भारतेंदु के स्मरण से विषय शुरू करता हूं। भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र का काशी में था जन्म हुआ, गोपाल वैश्य के शुभ घर में हिंदी का शुभ्र विकास हुआ। लिखे काव्य मधु ब्रज भाषा में, गद्य खड़ी बोली में, देशभक्तिमय कविता लिख दी उद्बोधन शैली में। ऐसे वंदनीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग मध्यकालीन संस्कारों और आधुनिक जीवन मूल्यों का संधि स्थल है। जैसे एक नदी में दूसरे नदी की संधि होती है, जैसे संगम में गंगा यमुना की संधि होती है, ऐसा ही संधि स्थल है भारतेंदु युग। भक्तिकालीन धार्मिक संस्कारों की एक नदी, रीतिकालीन कविता के संस्कारों की दूसरी नदी, आधुनिक कालीन जागरण, पुनर्जागरण और विज्ञान की तार्किकता की ऐहिकता को जानने की उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के सापेक्ष मनुष्य को मूल्यवान मानने की एक तीसरी नदी, ऐसी त्रिवेणी, ऐसा संगम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग। कविता की देह से उठती वासना से मुक्ति का काल है भारतेंदु युग। आधुनिक काल की बलवती और प्रवाहमान जीवन ऊर्जा की नींव पर खड़ा भारतेंदु काल अपनी समग्रता में राष्ट्रीयता का तेज लेकर हिंदी साहित्य के आकाश पर आता, और आता ही नहीं है, अपने प्रकाश से छा जाता है। हम भारत के प्रत्येक निवासी को, भारत के प्रत्येक लेखक को अभिभूत होना पड़ता है इस महान युग की तेजस्विता से, रवि किरणों से, प्रकाश से। सामंती व्यवस्था की भोगी हुई जर्जर उपलब्धियों का कलाहीन अवशेष छोड़कर तत्कालीन समाज की धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना की संपृक्ति से पुनरुत्थान का संकल्प लेकर खड़ी बोली हिंदी की नव काव्य चेतना एक विशिष्ट प्रकार की संक्रांति के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती है, और इसी संक्रांति का नाम, इसी द्वार का नाम भारतेंदु युग है। आलोचक कहते हैं कि ये जो संक्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, इस त्रिवेणी का नेतृत्व कौन कर रहा था, ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जिनकी रुचि अत्यंत परिष्कृत थी। मैं जोर देकर कह रहा हूं, परिष्कृत माने पुराने, परिष्कार किसे कहते हैं, परिमार्जन किसे कहते हैं? जब हम पुराने का मोह त्याग दें और नए तार्किक
गुणवत्तापूर्ण, तर्कपूर्ण, धर्मपूर्ण, वैचारिकता से भरे हुए, बौद्धिकता से भरे हुए, सामाजिक समझ से भरे हुए विषयों को अपना ले, ऐसा परिष्कृति रुचि का काल है, परिष्कृत रुचि का काल है भारतेंदु युग। नवीन वातावरण की नियोजना का काल है भारतेंदु काल। और इसीलिए आज हम बार बार कह रहे हैं भारतेंदु काल, भारतेंदु काल, अपने इन्हीं कारणों से भारतेंदु काल, भारतेंदु काल। 1850 से 1900 तक का ये जो समय है, ये अद्भुत समय है। मैं इस समय की कुछ वृत्तियों पर, इस समय की कुछ जो क्रांतिकारी, जिन्होंने देश को, इस समय की ऐसी बातें जिन्होंने देश को नवनिर्माण की प्रेरणा दी, देश को आगे ले जाने का काम किया, समाज को बदलने का काम किया, राष्ट्रीय संस्कारों को जागरण का काम किया, और इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में पत्र पत्रिकाओं के प्रति आग्रह पैदा किया, साहित्य के प्रति आग्रह पैदा किया। ऐसे युग की उन विशेषताओं को, उन बातों को जो नेतृत्वकारी हैं, युगांतकारी हैं, जिन्होंने बदल कर रख दिया है हिंदी साहित्य को, जिन्होंने रीति कविता के आवरण को दूर छिटका दिया है, जो भक्ति कविता को भी, भक्ति को भी, रति, भक्ति का स्थायी भाव क्या है? रति, रति स्थायी भाव है भक्ति का। और भारतेंदु युग का प्रयोग देखिए, भगवान के प्रति रति तो भक्ति, नारी के प्रति रति तो श्रृंगार, और देश के प्रति रति तो देशभक्ति। ऐसा रति को तीसरा आयाम देने का काम, इस स्नेह को तीसरा आयाम देने का काम भारतेंदु युग करता है, और इसीलिए यह स्तुत्य है। गौरव जी ने कहा था कि हम लोग राष्ट्र भक्ति और राज्य भक्ति पर थोड़ी सी जरूर चर्चा करेंगे, और चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि यह संधि काल था, ये परिवर्तन का काल था, नए संस्कार बन रहे थे, और इन संस्कारों को लेकर देश की लाखों लाख, करोड़ों करोड़ जनता को आगे बढ़ना था। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, रचने का समय है, सर्जना का समय है, काव्य संसार रचने का समय है, मंत्र और अग्नि पुराण की उस घोषणा के प्रयोग का समय है, जहां कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कवि रे कह प्रजापति। ऐसे प्रजापतित्व का काल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग। विदेशी हुकूमत के दुष्चक्र में भारतीय जनता पीड़ित, चारों तरफ सिर्फ 5 प्रकार की आवाजें आ रही हैं जो कवि को सुनाई पड़ रही हैं। यह है जनता का हाहाकार, यह है जनता का रुदन, यह है जनता की चीत्कार। और इस रुदन और चीत्कार के काल में अगर भारतेंदु मंडल के कवियों का मोह भंग होता है तो यह बिल्कुल ठीक घटना थी। भक्ति से मोह भंग, रीति से मोह भंग, दरबार की कविता से मोह भंग, पुरस्कार प्राप्ति की आकांक्षा से मोह भंग, पारितोषिक पाने की आकांक्षा से मोह भंग, कविता को धन कमाने की जरिया मानने से मोह भंग। ऐसे मोह भंग का काल है ये। और भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के कवियों में यह प्रवृत्ति, यह मोह भंग बीज रूप में विद्यमान, और यह मोह भंग ही आधुनिकता के उदय का कारण। हम पूरी दुनिया का इतिहास जानते हैं। हम जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण किसे कहते हैं, नवजागरण किसे कहते हैं? पुरानी व्यवस्था से मोह भंग और नए के प्रति तार्किकता का आग्रह, यह बदलाव का काल होता है। ऐसे मोह भंग के कारण परिवर्तन का काल है, बदलाव का काल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग। भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग के पिछले कवियों में भी बीज रूप में यह भाव विद्यमान है। हम ये नहीं कह सकते कि यह भाव नहीं था। रीति कविता में भी बीज रूप में यह मोहभंग का भाव है। हमारे छत्रसाल प्रशस्त का रचनाकार भूषण इसी मोहभंग का कवि था, लेकिन मोहभंग होते हुए भी वैसा स्वर नहीं दे पाया जैसा स्वर आधुनिक काल की परिस्थितियों ने भारतेंदु युग को दिया। लेकिन इस मोहभंग के बाद भी अद्भुत संधि काल है। मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, इसी संधि बेला पर चर्चा करना चाहता हूं। अद्भुत संधि काल है। दरबार का वातावरण अभी जिंदा है, दरबारी संस्कृति अभी जिंदा है। बड़े बड़े
कवि आलोचक कभी भी दरबारों की शरण में हैं, राज्याश्रय की शरण में हैं, राजा से वो अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपनी जीवितवत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। राम प्रसाद निरंजनी का नाम आप नहीं जानते? महारानी पटियाला के दरबार के कवि, इसी तरह के कवि। तेंदु के पिता गोपाल बाबू इतने बड़े कवि और वैष्णव थे कि 2-4 भजन प्रतिदिन न रच लें तो उन्हें चैन नहीं आता था। ऐसे घर में भारतेंदु को संस्कार मिल रहा है। लेकिन संधिकाल देखिए, भारतेंदु के पिता हैं वैष्णव गोपाल बाबू, और भारतेंदु को उन्होंने स्वयं पिता ने क्या उपाधि दी? उन्होंने नास्तिक कहा भारतेंदु को, आधुनिक विचारों के परिपोषक होने के कारण। पिता पुत्र को नास्तिक कह रहा है। ये कोई नई परंपरा है क्या? हमारे यहां तो भक्त प्रहलाद की परंपरा हमेशा से रही है। पिता के अतार्किक और अवैज्ञानिक विचारों को लेकर आगे क्यों बढ़ेंगे? भारतेंदु भी महापुरुष थे, उन्होंने नास्तिक होना स्वीकार कर लिया। वैष्णव धर्म की ऐसी व्याख्या की कि नास्तिकता का चस्पा उनके ऊपर लगा, लेकिन क्या वो नास्तिक रहे क्या? दरबारी संस्कृति इतनी बड़ी कि गोपाल बाबू की शादी में जो हमारे गोपाल चंद्र जी थे, इनके पिताजी रामविलास जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में, कहते हैं कि इनके विवाह में कुओं में चीनी डाली गई थी। इतने बड़े व्यक्ति, 3-3 मील लंबी लाइनें लगी थी, इतने बड़े व्यक्ति। और तो और रामविलास जी ने एक और अटपटी बात भी लिख दी है इस प्रशंसा के बीच में कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो बनारस रेजिडेंसी का बहुत सारा सामान सुरक्षा कारणों से इन्हीं गोपाल बाबू के घर में रखा गया था। ऐसा राजभक्ति का परिवेश भारतेंदु को विरासत में मिलता है। और इसलिए अगर उनकी कविताओं में नए शासन के प्रति सहानुभूति है, नए शासन के प्रति संवेदना है, तो अपनी इसी विरासत के कारण है। लेकिन प्रज्ञावान कौन, महान कौन, बड़ा कौन, चमत्कारी व्यक्तित्व कौन, जो पिछड़ी पीठ पर लादे हुए वजन से मुक्त हो जाए। और अज्ञानी कौन, जो पीठ पर रुई लाद कर चले और नदी में डूबे और रुई का भार बढ़ा ले। ज्ञानी कौन, जो रुई को सुखाकर कम वजन को अपने कंधों पर लेकर चले। ऐसे चमत्कारी पुरुष थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए अपने पिता के संस्कारों के कारण, समाज की परिस्थितियों के कारण राजभक्ति का भी विषय उनकी कविताओं में मिलता है। मैं हिंदी के सुधी पाठक यहां जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उन सुधी पाठकों की दृष्टि से रेफरेंस जरूर दूंगा। राजभक्ति वाली अनेक कविताएं, राष्ट्रीयता के उत्कर्ष की कविताएं तो इस काल में लिखी जा रही हैं, लेकिन राजभक्ति की भी प्रवृत्तियां उन कविताओं में मौजूद हैं। कौन सी ऐसी कविताएं? ऐसी कविताएं हैं राधाचरण गोस्वामी की। इस काल में राधाचरण गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना, देश प्रेम की रचनाएं इस काल में रची जा रही थीं, लेकिन अंग्रेजों के कल्याणकारी निदर्शन के लिए, उस शासकों के कल्याणकारी निदर्शनों के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा इस काल का कवि करता है, संकोच नहीं करता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना विजयनी विजय वैजयंती, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की रचना आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की रचना महापर्व और राधा कृष्णदास की रचना विनय अपने उद्देश्यों में सफल रचनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रकार के भाव लेकर चलने वाली रचनाएं। ये इसीलिए राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति इस युग की प्रवृत्ति बन गई। मैं आचार्य शुक्ल के बिना इस विषय को पूरा नहीं मानता। आचार्य शुक्ल का कथन आप देखिए, कितनी बारीकी से अध्ययन किया है आचार्य शुक्ल ने। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना हुई है वो तो है ही, वो तो है, परंतु बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं
देश की गौरव गाथा का वर्णन है, कहीं वर्तमान की अधोगति का वर्णन है, कहीं भविष्य की चिंता है, कहीं पुनीत भावों का स्मरण है, और कहीं कहीं शासन सत्ता के प्रति, उनके शुभ कर्मों के प्रति, उनके सदाचारों के प्रति, उनकी उन घोषणाओं के प्रति अच्छी बातें भी। 1857 की क्रांति विफल हो रही, क्रांति विफल हो गई। अब शासन कंपनी के हाथों से जाकर विक्टोरिया के हाथों में जा रहा है, और भारतेंदु के पिता के दरबार में समस्या पूर्ति का विषय क्या बना है? पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहे विक्टोरिया रानी। इन विषयों पर रचनाएं हो रही हैं लोगों के यहाँ। क्यों? क्योंकि कंपनी शासन के शोषण से मुक्ति का मार्ग लोग देख रहे हैं। विक्टोरिया के शासन अच्छी अच्छी घोषणाएं हो रही हैं, राज्य तंत्र में सहभागी बनाया जा रहा है प्रजा को, जनता को, और इन बातों को भारतेंदु युग का कवि आशा भरी दृष्टि से देखता। उसे लगता है कि ये देश के बदलाव का कारण बनने वाली वृत्तियां हैं, ऐसा, और इस आशा का फल कविता में व्यक्त होता है। भारतेंदु की कविता है भारत भिक्षा, भारतेंदु की कविता है विजय वल्लरी, प्रेमघन की कविता है हार्दिक हार्दिक हर्षादर्श। हार्दिक हर्षादर्श और राधा कृष्ण दास की विजयनी विलाप, इसी प्रकार की कविताएं हैं। ये रचनाएं राजभक्ति की रचनाएं हैं। देश के विक्टोरिया शासन की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं के स्वागत की रचनाएं हैं। इस काल के लेखकों को लग रहा है कि देश का भाग्य बदलने वाला है, इसलिए ऐसे भाग्य परिवर्तन का बाह खोलकर स्वागत करने की रचनाएं हैं। और क्यों न करें? क्या कवि समाज और सत्ता का विरोध के लिए ही है क्या? हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो अभीप्सित है, अगर वो किसी भी विधि से मिल जाता है तो क्या बुरा? देश में क्रांति, विश्व में क्रांति, विश्व में परिवर्तन अगर प्रजातंत्र से संभव है तो हम प्रजातंत्र के भागीदार होंगे। उसके लिए क्या गोली की आवश्यकता है क्या? और यह मानने वाले लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जो अभी भी गोली और क्रांति से परिवर्तन की तलाश चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे कि नहीं? भारतेंदु युग इसी प्रकार के विमर्श का काल है। भारतेंदु युग की यह सबसे अप्रतिम विशेषता है। लेकिन शासन सत्ता की नीतियों के प्रति सद्भाव रखते हुए भी कवि समाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कवि, इस काल का लेखक, सामाजिक संकटों और परिवर्तनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए वो कमर कसकर खड़ा है, और राजभक्ति की अपनी घोषणा के बाद भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के विचारों के लिए उसका संकल्प दृढ़। वो चिकनी फर्श में भी गोली की तरह ढनंगता नहीं है, बल्कि अपने बल से, पराक्रम से, पौरुष से एक जगह स्थिर है। ऐसे स्वभाव वाला कवि, जनता की कामना, जनता के हित की कामना उसके मन में बसी। सरकार की कुछ बातों की प्रशंसा के बावजूद वो दिल खोलकर सरकार की आलोचना भी करता है। ये जो संदर्भ है। अभी तक क्या था? शासन सत्ता के पक्ष में खड़े हो गए तो खड़े हो गए। भारतेंदु युग का कवि कैसा है? तुम्हारी अच्छी बातों के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारी निंदनीय बातों के लिए हृदय से तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे खिलाफ झंडा बुलंद करते हैं, तुम्हारे खिलाफ लोगों का संगठन करते हैं, समाज का संगठन करते हैं। ऐसा संगठन का काम। सब बातों की प्रशंसा नहीं, सब बातों के प्रति राजभक्ति नहीं। अद्भुत विषय प्रवर्तक है इस काल का कवि। वो ये कहता है कि स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र है। 1887 में हमारा विश्वविद्यालय स्थापित होता है। उसके बहुत पहले स्वदेशी जीवन को, गांधी के आंदोलन से बहुत पहले भारतेंदु युग का कवि घोषणा करता है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। तदीय समाज एक संस्था बनाई भारतेंदु,
और तदीय समाज के लोगों को संकल्प दिलाया कि केवल और केवल स्वदेशी का आचरण करेंगे हम। ऐसा देखिए, अब स्वदेशी अपनाना और ऐसा देश, जब बलिया की अपनी सभा में जहां नील देवी का मंचन हुआ था, जहां भारतेंदु बुलाए गए थे, वहां का भाषण आप देखिए, अंग्रेज शासक भी मौजूद है, तालुकेदार भी मौजूद है, और वहां भारतेंदु कहते हैं कि सुई भी हम विदेश से खरीद रहे हैं, हमारा पतलून जर्मनी का है, यह अंगरखा ब्रिटेन का है, छोटी छोटी बातें विदेशों की हैं, ऐसा जीवन सुई नहीं बना सकते, DSLI नहीं बना सकते, तो भारतवर्षोन्नति कैसे होगी? ये राजभक्ति है, उस सरकार की भक्ति है जो हर चीज बेचना चाहती है? नहीं, यही विशेषता है, यही इस युग की विशेषता है। भारतेंदु ने 20 विषय, जो आधुनिक विषय थे, ऐसे 20 विषय उठाए। मैं उन विषयों का नाम जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि इन विषयों और संदर्भों का नाम लिए बगैर भारतेंदु के मन की विशालता, इस युग की प्रतिबद्धता, इस युग का संकल्प नहीं व्यक्त होता। ऐसे स्वदेशी का विषय, ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के विवाह के विरोध में खड़े होने का काम, झंडा लेकर चलने का काम सरकार को नहीं दिख रहा था, लेकिन भारतेंदु मंडल के कवियों को दिखता। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बंगाल में विधवाओं की करुण दशा को लेकर, काशी में बंगाल की विधवाएं, सर्वाधिक विधवाएं काशी में आती थी उस काल में, विधवा आश्रम बने हुए थे। उनके नारकीय जीवन को देखकर अगर भारतेंदु के मन में, चित्त में चंचलता आती है, इसके पीछे कौन सा भाव होगा? भारत को अपनी भूमि मानने का भाव, भारत के प्रति कृतज्ञता का भाव, यहाँ के अन्न जल वस्त्र को ग्रहण करने के कारण जो कर्ज भाव है, उस कर्ज भाव से मुक्ति का भाव। रीति कवि अंधा है, उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन आधुनिक कवियों के, भारतेंदु युग के कवियों को यह बात दिखती है। विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं। आपने रस्साकसी ग्रंथ का नाम सुना होगा, वीर भारत तलवार का ग्रंथ है, मैं उसे स्मरण कर रहा हूं। वीर भारत तलवार जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वीर भारत जी ने अपने विषय की प्रस्तावना ही शिक्षा पर औपनिवेशिक राज्य के नियंत्रण और स्त्री शिक्षा से शुरू की है। वीर भारत जी की प्रस्तावना शुरू है यहां से, और हंटर आयोग आया है, और हंटर आयोग तब भारतेंदु मंडल के और काशी के विद्वानों से एक संवाद करता है। मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं आपका कि इस संवाद में भारतेंदु से भी संवाद करता है। भारतेंदु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर में है, लेकिन चूंकि समाज में उनकी गति थी, उनके गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिक्षा का काम देखने वाले, काशी का प्रतिष्ठित परिवार, धनाढ्य परिवार। तो क्या हुआ कि हंटर आयोग ने क्वेश्चन लिख कर भेजे भारतेंदु को, और भारतेंदु ने उन प्रश्नों का जो उत्तर दिया है ना, उन प्रश्नों के उत्तर से भारतेंदु का मन प्रकट होता है, भारतेंदु युग की चिंता प्रकट होती है। और उससे भी ज्यादा भारतेंदु ने हिंदी में नहीं, ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति अंग्रेजी को भी जानने वाला, लेकिन हिंदी पर इतना अधिकार, हिंदी पर इतना बल, हिंदी को जीवन मानने का, हिंदी को आत्मा मानने का, आत्मा को हिंदी मानने का पौरुष और पराक्रम उस युग में बड़ा पराक्रम है मित्रों। जैसे आप विदेश में रहते हो और वहां आप अंग्रेजी की जगह हिंदी का व्यवहार करें, ऐसा विदेशी वातावरण था। अंग्रेजी और फारसी शिक्षा के खिलाफ खड़े होने का काम भारतेंदु करते हैं, भारतेंदु मंडल के कवि करते हैं, और काशी का विद्वान समाज करता है। देखिए, शिक्षा, भारतेंदु ने हंटर आयोग को तो जवाब दिया ही, और फिर स्वयं झंडा लेकर निकल पड़े जैसे इस वस्तु में। किस बात के लिए? अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए। कहते थे कि यह शिक्षा जरूरी है। क्यों? सोच देखिए, मैं जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया, शायद भारतेंदु ये सोचते थे कि सब बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ के समाज के लोगों को अंग्रेजी शासन में जगह ही नहीं, और अंग्रेजी शासन की एक व्यवस्था भी भारतेंदु देख रहे थे। क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था यह थी कि अगर वो ब्रिटेन से आदमी बुलाते थे तो बड़ा पैसा लगता था, लाभ कमाने वाली कंपनी पैसा ज्यादा क्यों खर्च करेगी, इसलिए भारतेंदु ने उनका ये मन पकड़ लिया और कहा कि जब देश में इतने लोग मौजूद हैं तो इनको क्या अंग्रेजी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? योजना ये थी कि जब शासन प्रशासन में होंगे तो जागरूकता आएगी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा तो अंग्रेजी शिक्षा माने आधुनिक विषयों की शिक्षा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं। हमारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बार बार अंग्रेजी शिक्षा माने
आधुनिक विषयों की शिक्षा, वैज्ञानिक होने की शिक्षा, तार्किक होने की शिक्षा, मन को संस्कार देने की शिक्षा, पुरानी परंपरा के साथ नए को जानने की शिक्षा। ऐसा एक कितनी बड़ी बात। पूरा राजस्थान, भारतेंदु की दृष्टि देखिए आप, पूरा राजस्थान जिस समस्या से आक्रांत था, ऐसे भ्रूण हत्या को अपनी कविता का विषय बनाता है याद। और भारतेंदु मंडल के सभी लोग, आखिर मध्य भारत और राजस्थान की दूरी रही होगी थोड़ी, लेकिन नहीं, भ्रूण हत्या को कविता का विषय बनाते हैं। प्रेमचंद की चिंता जो बहुत बाद में प्रकट होती है, प्रेमचंद की सूदखोरी की वो चिंता रग रग में बसी है इस मंडल के कवियों में। सूदखोरी के प्रति घृणा का भाव, सूदखोरी को अधर्म घोषित करने का काम इसी काल का कवि पहली बार करता है और अपनी विचारधारा से उसे पोषित करता। इसीलिए युगांतकारी है ये काल। क्यों? क्योंकि सब विषय इस काल में बीज रूप में चले आए। जैसे आदिकाल को बीज वपन काल विद्वान लोग कहते हैं, सारे विचार बीज रूप में हैं, ऐसे आधुनिकता के सारे विचार बीज रूप में डाल दिया, छितरा दिया, फेंक दिया है। अब उन्हें पल्लवित पोषित करना है भारतीय समाज को, उन्हें वृक्ष बनाना है, उनमें नवीन कोप ले लाना है, उनकी जड़ों को गहरा करना है, लेकिन बीज वपन का काम हो गया है। अब तुम अगर सेवा शुश्रूषा नहीं भी करोगे तो इन छिड़के हुए बीजों में से अधिकांश वृक्ष पैदा होंगे, बशर्ते तुम काट न दो इस विचार। बीज छितरा दिए हैं और बीज आकार भी ग्रहण करने लगे हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों ने उन्हें पल्लवित पोषित किया है और इस पल्लवित पोषित करने में उन्हें कुछ कठोर बातें करनी पड़ी। इस पल्लवित पोषित करने में उन्हें तैयार करना पड़ा उस राजसत्ता को कि कहीं वो मशीन लाकर उन पल्लवित पोषित होने वाले छोटे छोटे पादपों को, अंकुरों को काट न दें, उनके ऊपर चल न जाएं। इसलिए राजभक्ति का भी काम, ये चतुराई है, ये चालाकी है। क्यों? क्योंकि अगर रचनाओं पर पाबंदी लगती, इन बीजों को दबा दिया जाता, इनके ऊपर पत्थर ढक दिया जाता, तो चिनगारी दुनिया को जलाने की सामर्थ्य रखती। लेकिन उस चिनगारी की मृत्यु का एक तरीका जानते हैं क्या है? अंग्रेजों ने जो अफगानिस्तान में जुलू लोगों पर आक्रमण करके जो तरीका अपनाया था, वो भी तरीका, चिनगारी पर उससे 100 गुना ज्यादा राख फेंक दो, चिनगारी दब जाएगी, बुझ जाएगी। ये तो अंग्रेजों का तरीका था और इसलिए जानते थे ये बात भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के कवि। इसलिए वो चिनगारी वृक्ष बने। इसलिए उन्हें काटने वाले लोगों की अगर अभ्यर्थना करते हैं तो कौन सा गलत काम करते? राजनीतिक कुकृत्यों पर चिल्ला चिल्ला कर कविता और नाटक का काम, धार्मिक मत मतांतर और आध्यात्मिक नारेबाजियों के विरुद्ध खड़े होने का काम भारतेंदु मंडल का कवि सर्वाधिक पराक्रम और पौरुष से करता है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात रामविलास शर्मा जी कहते हैं। मैं रामविलास जी के पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा से एक बात जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये पुस्तक पढ़ें कि भारतेंदु युग की सबसे बड़ी दृष्टि सुधारवादी दृष्टि है। यह काल भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम किसी पुराने ढांचे से हम अपने घर से संतुष्ट नहीं है, तो हमारे पास एक मार्ग है कि हम उसे गिराकर नया घर खड़ा कर दें, और एक मार्ग क्या है? रिपेयरिंग करें। और जब रिपेयरिंग करना होगा तो बीच बीच में बल्लियां लगानी पड़ती हैं, खड़ा करना पड़ता है कि छत बरबरा कर गिर ना जाए जब हम तोड़ फोड़ करें। आप मकानों की रिपेयरिंग देखते होंगे, ऐसे रिपेयरिंग का काम रामविलास जी कहते हैं जगह जगह डंडे लगाए हैं, जगह जगह आश्रय लगाए हैं और मकान को नया बनाने का काम, समाज को नया बनाने का काम, वैसे ही जैसे कबीर अपने समय में कर रहा था। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे थाप, ऐसा निर्माण का काम भारतेंदु युग कबीर के बाद पहली बार कर रहा है।